हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर। हमारा जो सेट नंबर है वो 6। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, दिमाग खुला होगा जब हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे आप लोगों ने। और बहुत जो है मैंने जेन्युइन चीज़ें यानी कि जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स को आज पूछा था। और बेसिक्स के साथ जो है आपकी जो चीज़ें रिलेट करती हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने डाला था। क्योंकि देखिए पेपर ऐसा नहीं है कि टफ आएगा, बेसिक्स भी आएंगे, ठीक है, और उसमें आपको घुमाने वाले जैसे आज क्वेश्चन थे वो भी आएंगे। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके टफ आएँ। तो मेरा पैटर्न वही रहता है, जिस तरीके से आप पेपर में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं इसी तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना आंसर की चेक कीजिए और बताइए मुझे कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो चलते हैं इस 10,000 MSQ कोर्स की तरफ, बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MSQ कोर्स और GS कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप के ऊपर। क्लियर, जो भी आपके इसमें कोड हैं वो लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आपको देनी हो, जब मुझे आपको देनी है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन है जो हमारा, उसका फंक्शन आपको बताना है। तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है उसकी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके चेयरपर्सन कौन है, NK सिंह है। क्लियर, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन देखते हैं, इनमें से क्या ऑप्शन बनेगा। तो पहला है टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये नहीं, ये पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, पार्लियामेंट करती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। दैट मीन्स B और C में ऑप्शन होगा। टू एलोकेट अमंग द स्टेट्स द शेयर ऑफ द प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, बिल्कुल सही। जो भी आपका टैक्स का शेयर होता है वो सेंटर स्टेट में डिवाइड करना, और वो किसके पास होता है, फाइनेंस कमीशन के पास। टू कंसीडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन एड्स फ्रॉम द स्टेट्स, बिल्कुल, जो भी हम ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं सेंटर टू स्टेट वो भी इसके पास आती हैं। टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज लिवाइंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग्स विद द बजटरी प्रोविजन, ये इसका कोई फंक्शन नहीं होता। इसका काम क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेशन है, जो भी पैसा है, ग्रांट्स है, उसको विभाजन करना इसका काम होता है। और इन्होंने देश का जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको साउंड बना के रखना होता है। और ये तरीके, ये मेजर्स जो है बताते हैं ताकि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो है उसको बढ़ा सकें, और प्रॉपर तरीके से जो है हम टैक्सेस को विभाजन कर सकें, ग्रांट्स हम प्रोवाइड कर सकें सेंटर और स्टेट में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, B इज़ द करेक्ट आंसर, B ऑप्शन। पहला 1951 में हमारा फाइनेंस कमीशन बना था, आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंशियल रिलेशनशिप बताता है सेंटर और स्टेट में बीच में। और 1951 में जो है आपके KC योगी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है which one of the following high courts has the territorial jurisdiction of the अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए मैंने आपको बहुत बार आपको बताया कि एक हाई कोर्ट जो होती है वो 2 या 2 से स्टेट कॉमन स्टेट्स की हाई कोर्ट हो सकती है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, उसमें आपकी यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये एक अमेंडमेंट हुई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, उसमें बोला गया था कि एक हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। तो ये आंसर क्या बनेगा, दैट इज कैलकाटा। कैलकाटा हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार के साथ कैलकाटा जुड़ती है। क्लियर, आंध्र प्रदेश की अपनी है, तेलंगाना की अपनी है। मद्रास जो है आपकी, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जो है आपकी जो है दिस इज कॉल्ड चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट कहते हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट इज उड़ीसा हाई कोर्ट। क्लियर, याद रखें आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, मद्रास यानी कि चेन्नई के साथ है आपकी पुडुचेरी जुड़ती है, पुडुचेरी। दिल्ली की अपनी हाई कोर्ट है, 1966 में बनी थी। क्लियर, लक्षद्वीप जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपका लक्षद्वीप जो है आपका चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी, लक्षद्वीप जो होता है वो आपका केरल के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप केरल, और चेन्नई जो है पुडुचेरी और दैट इज चेन्नई। क्लियर, आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा, कैलकाटा इज द राइट वन। ए कोर्ट ऑफ द सेशन स्पेसिफाइड एज द स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेज अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो होते हैं इसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट स्तर न्यायालय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और ये उद्देश्य क्या है कि इन्होंने जल्दी से जल्दी जो है आपके शीघ्र परीक्षण करवाना है, यानी कि स्पीडी ट्रायल करवाना है, जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आपको बताना होता है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, आपका 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज 1 ऑप्शन, स्पीडी ट्रायल इज द राइट वन, स्पीडी ट्रायल। आंसर इज A ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
क्लियर, स्पीडी ट्रायल के लिए होता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, स्पीडी ट्रायल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिलोटिन। जो होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर एक वर्ड होता है गिलोटिन। देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो डिस्कशन होती है तो एक बिल होता है, बिल प्रपोजल होता है, उसके ऊपर डिस्कशन इज कॉल्ड मोशन। अब क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा चलती रहती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम तो होगा ना कि चर्चा कर सकते हैं, तो उसके बाद जब हम एंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर मोशन कहा जाता है। क्लोजर मोशन का मतलब क्या होता है कि जिस मैटर के ऊपर डिबेट चल रही है उसको आपने बंद कर दी, कट कर दिया। क्लियर, हमारे जो दैट इज़ कट कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया। तो गिलोटिन के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपने जो डिस्कशन कर रखी थी वो तो है ही है, अगर आपके अनडिस्कस्ड मैटर हैं जो बिल के अंतर्गत थे, वो उसको जो है वोटिंग के ऊपर सीधा ला दिया जाएगा, यानी कि इसको बिना डिस्कशन किए पास किया जा सकता है, डिबेट नहीं होगी इसके ऊपर, और जो भी आपका टाइम पीरियड जो है बताया था डिस्कशन का वो ओवर हो चुका है, तो इसीलिए अनडिस्कस्ड भी जो है एज ए वोट करके पास हो सकते हैं। तो डैट इज गिलोटिन का मतलब क्या होगा, टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बिल पर बहस को रोकने के लिए गिलोटिन किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा वोट करो, आपको डिस्कशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। मतलब ज़रूरत तो है थी लेकिन टाइम खत्म हो गया था। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द लोकसभा वाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में जा सकता है अगर वो मेंबर है राज्यसभा का। देखिए हमेशा राज्यसभा का हाउस का मेंबर जो है लोकसभा में इसलिए जा सकता है अगर वो मिनिस्टर हो। क्लियर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो मिनिस्टर हो। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रालय है उसमें मंत्री हो। राज्यसभा का मंत्री, राज्यसभा का एमपी यानी कि हमारे देश का कोई मिनिस्टर होगा वो लोकसभा में जा सकता है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इन द इंडिया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। मतलब जब हम क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सा इसमें स्थान आता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात करें तो ये 9A सेक्शन है अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे। तो चेयरमैन जो होता है 9A के अंतर्गत आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपका 9A के अंतर्गत आता है, और कैग जो होता है ये भी 9A के अंतर्गत आता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये 14वें नंबर पर आता है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, कोई भी नहीं पहले हुआ, ये तीनों के तीनों जो है सबसे पहले हैं, A B C इकट्ठा बनेगा, डैट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा, ई ऑप्शन, मोर देन अबव इज द करेक्ट आंसर। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे। क्लियर, क्योंकि एक से ज़्यादा सही ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन है इंडिया के अंतर्गत, ये क्या चीज़ होगी, इसमें स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है। क्वेश्चन ये है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। क्लियर, और देयर इज इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है इसका मेंशन नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को। देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। ठीक है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि लोकसभा के अंतर्गत ही ये देखने को आपको मिलता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब आप एक चीज़ देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये हमेशा लोकसभा में आता है। क्लियर, और हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रावधान है वो संविधान में हमें देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली प्रोसीजर दिया गया है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन का, ये प्रोसीजर जो मेंशन है वो कहाँ पे मेंशन है, दैट इज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर, ये जो है आपका ये लोकसभा की एक पुस्तक है, रूल्स हैं, उसके अंतर्गत जो है ये लिखा गया है, रूल नंबर 198 के अंदर लिखा गया है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। क्लियर, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका संविधान में तो नहीं लिखा गया लेकिन रूल बुक में लिखा गया है। क्लियर, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्रधानमंत्री है या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पास क्या है, मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। क्लियर, अगर दूसरी गवर्नमेंट दूसरी पार्टी को लगे इसके पास मेजोरिटी नहीं है तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमेशा स्टार्ट किया जाता है, और ये स्टार्ट कहाँ पे होगा, लोकसभा में। इसको स्टार्ट करने के लिए 50 लोग यानी कि 50 लोग ऑपोजिशन पार्टी के होंगे कि इसमें सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो स्पीकर जो लोकसभा का होता है कि हाँ उसको जो है इसके ऊपर डिस्कशन होने लग जाती है, और अगर ये मोशन पास हो जाए तो जो गवर्नमेंट है
उसको सीटें खाली करनी पड़ती हैं, यानी कि उनको ऑफिस खाली करना पड़ता है। डैट मीन्स उसके पास मेजोरिटी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है 1963 में चला था। तो ये सारे एक बार जस्ट एक पॉज करके वीडियो को देख लेना कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट है, आपको ये बताना है। राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या है हमारा? राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आर्टिकल 21 में लिखा गया है, आर्टिकल 21 में। और राइट टू प्राइवेसी के लिए एक केस आया था, डेट इज के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है ये आपको राइट प्रोवाइड करता है राइट टू प्राइवेसी का। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्लियर? क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका 21 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है और केस का नाम है के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर? इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि क्या मतलब होगा। तो यहां पे पॉइंट है इनमें से आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि अगर आपकी राज्य हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन से, संघ से अलग होने की बात करें तो उनके पास कोई राइट नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ अलगाव की हिमायत करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण होगा, ये गलत पॉइंट है आपका। तो इसी स्टेटमेंट ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या होता है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं होता अपना अलग होने का। इसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाना जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? अखंडता को बनाना। क्लियर? इसमें क्या होता है, आपका नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, आपका पार्लियामेंट करते हैं, यूनिलेटरल एक्शन होता है इसमें। और इसमें सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से जो है ये बिल पास हो जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही था। और अगर ये सेसेशन से ही अगर आपका प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा तो ये तो गलत बात है। क्लियर? ये नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपका आर्टिकल 19 में लिखा गया है, जिसमें आपका राइट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर? पीसफुल असेंबल होना विदाउट आर्म्स, और एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, किसी भी देश के कॉर्नर में जा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्टेट हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे सब अभी आपको पता है देश में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल के टाइम पे जब प्रॉपर कोरोना चल जाता है, ठीक है, मार्च के टाइम पे कह सकते हैं हम, जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे हम कह सकते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपको पता है कि किसी एरिया में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है छीन लिया उन्होंने। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर 1 इज द करेक्ट वन ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर? ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एजुकेशन को पहले स्टेट लिस्ट था, अब इसको कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में लाया गया। तो ये कौन सी आपकी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। और कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है 11th फंडामेंटल ड्यूटी, और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है अंडर आर्टिकल 45। क्लियर? लेकिन एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में हम लेके आए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? और यहाँ पे आपको याद होगा 42nd द्वारा जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, लेकिन अब 11 हैं। 11वीं जो ऐड हुई थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ऐड हुई थी, जिसमें हमारा ये एजुकेशन के ऊपर सारी बातें करी गई थी। क्लियर? और जो है जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमारे 3 वर्ड दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रस्तावना में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? 24th अमेंडमेंट क्या कहता है? 24वां संशोधन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है अपना एसेंट देना, उसका हाँ करना जरूरी होता है, उसके ऊपर हाँ करना बहुत ज़रूरी होगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका जो फंडामेंटल राइट हटा के इसको आर्टिकल 300A में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट बना दिया था।
इंटरनल डिस्टर्बेंस एक रीज़न होता था जिससे हम आपकी इमरजेंसी लगा सकते थे, नेशनल इमरजेंसी। इसको हमने काट के वर्ड आर्म्ड रिबेलियन जाने के हमारा सैन्य विद्रोह रख दिया था। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना किसका मेन एम था इनमें से? तो वो एम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज जो है बैकवर्ड क्लासेस लोअर जाति के लिए बात करती थी और फिर विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करती थी। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले जी ने स्टार्ट किया था और इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और ज्योतिबा फूले जी की एक पुस्तक है दैट इज़ गुलामगिरी, ये इन्होंने लिखी है गुलामगिरी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे सत्यशोधक समाज। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो यहाँ पे ददोबा पांडुरंग क्लियर, उनके ब्रदर थे आत्माराम पांडुरंग और जो है महादेव गोविंद रनाडे, ये पर्सन इन्वॉल्व हैं आपके आर्य समाज में, प्रार्थना समाज में। आर्य समाज की बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी, जिन्हें हम मूल शंकर कहते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस और गो बैक टू वेदास जो है इन्होंने दिया, स्वराजवर्ड इनका दिया गया है। आर्य समाज की बात करें 1875 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। आर्य समाज की 3 पुस्तकें जो दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हैं, वेद भाष्य भूमिका, सत्यरथ प्रकाश। और रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद टाइटल इनको अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने दिया था और विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। और ये रामकृष्ण मिशन जो है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे स्टार्ट किया गया था, जिनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को जो है संबोधित किया था और यहाँ पे बोला था दैट इज अमेरिकन एंड इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये कुछ आपके पेपर्स हैं और आपको लगाना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद जी का है अल हिलाल सेकंड। फिरोज शाह मेहता का है बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का है यहाँ पे न्यू इंडिया। महात्मा गांधी जी का है यंग इंडिया। 2143 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा 2143। द मेन रीजन फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। देखिए मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट था जब इन्होंने बोला था 1 लाख रुपया सालाना हम खर्च किया करेंगे इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर। फिर हमारे देश में 1835 में इंग्लिश एजुकेशन लगाई गई। 1854 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था हमारा वुड्स डिस्पैच, जिसे हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच, ये हमारा मैग्ना कार्टा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को जो है आपका हाई स्कूल्स में तो कर ही दिया था, कॉलेजेस में भी कर दिया था। और ये इंग्लिश एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन सिखाना ये इसीलिए था क्योंकि ये सस्ते लोग थे। क्लियर, मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में देंगे तो सस्ते थे और दूसरी बात ये है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में इन बंदों को लेकर जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये खर्चा अपना कर नहीं सकते थे अंग्रेज। और दूसरी बात यह है कि इतने अंग्रेज भी नहीं होंगे कि हाँ आपका प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चले। बिकॉज द नीड फॉर द एजुकेटेड इंडियन इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ये इनका जो है मेन उद्देश्य था। इसीलिए जो है ये जो है एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट 1। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हु वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन डिड नॉट एक्सेप्ट द 1857 रेवोल्यूशन एज ए रेवोल्यूशन। 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहता था, तो वो कौन थे? डेट इज डॉक्टर R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार इज द करेक्ट आंसर। और इसीलिए इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी डेट इज सिपाही म्यूटनी, यानी कि सैन्य विद्रोह, सिपाही म्यूटनी। क्लियर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी डेट इज रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। क्लियर। और यहाँ पे R.C. मजूमदार तो हो गया जी क्लियर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने बोला था ये ना तो पहली वॉर है ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और यहाँ पे सावरकर लिखा गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है इन्होंने बोला था। SN जी की बात करते हैं तो इन्होंने 1857 रिवोल्ट नाम की पुस्तक लिखी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। R.C. मजूमदार इज़ द राइट वन। सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद विच लैंड रेवेन्यू मूवमेंट। तो ये संबंधित हैं किसके साथ? रयोतवाड़ी प्रथा। चार्ल्स रीड एंड थॉमस मुनरो। क्लियर। और इन्होंने ये रयोतवाड़ी प्रथा जो लगाई थी कहाँ पे लगाई थी? डेट इज कॉल्ड बारह महल तमिलनाडु में। क्लियर। डेट मीन्स मद्रास में चलाई गई थी।
पहले मद्रास में चली थी, देन बॉम्बे में चली थी। और इसमें क्या होता था, एक सिंगल किसान आके टैक्स भर के जाता था। महलवाड़ी प्रथा जो है आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगी है और इसमें पूरा का पूरा गांव, विलेज, होल विलेज पे द टैक्स कलेक्टिवली। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी 1793 में। कॉर्नवालिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स रीड, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो है आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये ज़मींदारी प्रथा इसको कहते हैं, 1793 में स्टार्ट की गई थी ये, क्लियर। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये बंगाल में चलाया गया था, बंगाल में। तो आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। रियोतवाड़ी प्रथा इज़ द राइट वन। रियोतवाड़ी प्रथा 1761 के आसपास चलाई गई थी। और अगर आपसे पूछा कि महलवाड़ी किसने चलाई थी, देखिए दो नाम जुड़ते हैं, एक तो जुड़ता है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, ये नाम भी पेपर में सही हो सकता है, और अगर ये पेपर में नहीं आता तो विलियम बेंटिक ऑप्शन में आ जाएगा, तो उसको टिक कर देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये गलत है, ये पहला गवर्नर था, क्लियर। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, डेट वॉज वॉरेन हास्टिंग। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, 1833 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। केवल सेकंड इज द राइट वन। ये आपके जो है आपको पेयर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बाबर ने पुस्तक लिखी थी तुझु के बाबरी, ये बिल्कुल सही है, ये आपकी टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी और जिसे आप बाबरनामा कहते हैं। और इसको पर्शियन वर्जन किसने लिखा था, डैट इज़ पर्शियन वर्जन लिखा था, पर्शियन वर्जन इसका लिखा था अब्दुल रहीम खाना ने, जो अकबर के दरबार में नवरत्न में था। तो ये तो सही है। हुमायूं का हुमायूंनामा ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, ये गलत हो गया। शेरशाह तारीख़ शेरशाही गलत, शेरशाह रेंदो अकबर गलत। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बाबर इज़ द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब यहाँ पे शेरशाह सूरी की बात करते हैं, तारीख़ शेरशाही। तारीख़ शेरशाही की नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, अब्बास खान सरवानी, इन्होंने लिखी थी, क्लियर। और यहाँ पे तबाकत ए अकबरी जो है अकबर के ऊपर लिखी गई है, और ये पुस्तक लिखी किसने थी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी, इन्होंने लिखी थी, क्लियर, याद रखें। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली वन, क्योंकि यही करेक्ट है। द थ्योरी ऑफ सुलह कुल वॉज डेट इज प्रोमलगेटेड बाय, किसके द्वारा प्रख्यात करी गई थी सुलह कुल की। सुलह कुल जो है एक आपकी रिलीजियस पॉलिसी थी। रिलीजियस पॉलिसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बात हुई थी तो इन्होंने बोला था सबका जो है यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव लेके यूनिवर्सल हार्मनी बनाने के लिए जो अकबर है वो इसके अंतर्गत घुस गया था, क्लियर, इस पॉलिसी के अंतर्गत। और इन्होंने रिलीजियस पॉलिसी सुलह कुल बोला, और जो है सुलह कुल को बोला इन प्लेस ऑफ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, मतलब इस्लाम वाली बातें नहीं करी, इन्होंने सब धर्मों से सारी की बातें करी और प्रॉपर तरीके से ये स्टार्ट किया। और सुलह कुल के लिए इन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है दीन इलाही, क्लियर, 1582 के अंतर्गत। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, अकबर इज़ द राइट वन, अकबर, क्लियर, याद रखना, अकबर इज़ द करेक्ट वन, अकबर। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वॉज बाय। देखिए ये हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं इंडियन सीज में, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बोला था, ये बोला था दैट इज़ सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ने ये वर्ड यूज़ किया था। ये जो पर्सन है ये ये जो आपका ये दैट इज़ सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी जो है ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, दैट इज़ कॉल्ड लुबाब उल अलबाब, क्लियर, और एक लिखी थी जवामी उल हिकायत। ये पुस्तकें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी द्वारा लिखी गई हैं। और इन्होंने मैग्नेटिक कंपास की जो बात करी थी तो ये लिखी थी जवामी उल हिकायत में, याद रखना। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और ये दिल्ली के काजी अपॉइंट किए गए थे 8 साल के लिए, याद रखना। आंसर इज सी ऑप्शन, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी इज़ द करेक्ट वन। कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने अपने आप को खलीफा यूज़ किया था, खलीफा वर्ड यूज़ किया था। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है इनका जो है
डेट इज़ आई मीन टू से जो कौन सा किंग बना था, मुबारक खिलजी बना था, मुबारक खिलजी। क्लियर, मुबारक खिलजी को हम कहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी कहते हैं, जो इम्प्रिजन किया गया था मलिक कफूर द्वारा। मलिक कफूर ने इसको जो है जेल में डाल दिया था और अपने जो है ये मुबारक खिलजी जो है ये जेल से भाग गया था और जेल से भाग के इसने अपना टाइटल लिया, डेट इज़ कॉल्ड अल ईमान। ठीक है, अल ईमान एक। दूसरा टाइटल है खिलाफत उल लेह, खिलाफत उल लेह, जो ओनली राजा जिसने खलीफा का टाइटल लिया था। आंसर इसमें बी सी ऑप्शन बनेगा। बलबन जो है इन्होंने सिजदा सिस्टम, सलाम करके आना, पैबोज आके पैरों को चूमना और अपने आप को भगवान की छाया, डेट इज़ ज़िल्ले इलाही जो है इन्होंने अपने आप को यूज़ किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल ने अटैक किए, दूसरा सिकंदर इसको कहते हैं। और इनकी बुक है, आपको पता होगा, पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी, राणा रतनदेव जी और जो है अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम है अली गुरशब। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म बहुत सारे किए, ऑर्डिनेंसेस वगैरह इशू करी और मार्केट को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने आपको बताया था काजी अपॉइंट किए गए थे दिल्ली के, दैट इज़ काजी अपॉइंट किए गए थे दिल्ली के, कौन, दैट इज़ इब्न बतूता। 8 साल के लिए इनके टाइम पे हुआ था। इनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और 5 रीज़न है उसके, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी, जो है टोकन करेंसी मार्केट मिले है, लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी थी। इराक के ऊपर अटैक करने चाहा था लेकिन गए नहीं। कुमायूं हिल्स का इन्होंने अटैक किया था, सारे लोग मर गए थे, मतलब फिसलते आ रहे थे। और दुआब रीजन के अंदर टैक्स लगा दिया था जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं, इलाहाबाद के पार्ट। आंसर इसमें सी ऑप्शन मुबारक खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर, मुबारक खिलजी। इनमें से स्टेटमेंट आपको कॉमन बतानी है 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, अजंता और महाबलीपुरम। अजंता आपको पता है महाराष्ट्र में है, महाबलीपुरम जो है हमारा साउथ में है, डेट इज़ इन द तमिलनाडु। क्लियर, देखते हैं। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, ये गलत है। ये कैसे बन सकते हैं सेम पीरियड के ऊपर? अजंता केव्स जो बनी हैं ये महाराष्ट्र में बनी हैं और इसमें 30 केव्स हैं और ये बनी है 2nd सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD के अंतर्गत बनी है। क्लियर। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे महाबलीपुरम की, तो महाबलीपुरम तो जो है अलग टाइम पे बना हुआ है, ये आपका बना था 7th to 10th सेंचुरी के बीच में बना है और पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे बना है। और आपको पता है, और यहाँ का एक राजा है ममाल, जिसे हम कहते हैं ग्रेट रेसलर, और इसको कहा जाता है नरसिम्हा वर्मन को कहा जाता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेम रिलीजन के लिए गलत बोलता है, गलत। अजंता जो है ये आपकी बुद्धिस्ट केव्स हैं और जिसके ऊपर जातक टेल्स, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान के बारे में लिखा गया है। महाबलीपुरम में शिव भगवान और विष्णु भगवान के बारे में बातें करी गई हैं। क्लियर, मेनली शिव भगवान के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया में मेनली शिव भगवान को ही पूजा करते थे। दे हैव द रॉकेट मोनूमेंट्स, बिल्कुल रॉकेट से बनाए गए हैं, ये आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। तीसरा ऑप्शन सही है लेकिन दोनों ऑप्शन गलत हैं पहले वाले, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन, केवल 3 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। आदि शंकराचार्य ने 4 मोनेस्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पे? आदि शंकराचार्य जिनका ओरिजिनल नेम है शंकर, जो बॉर्न हुए थे कल्लादी, एक गांव है केरल में, और ये हिंदुइज़्म को प्रमोट करते थे और इन्होंने सारे वेदास को कंपाइल किया, सारे ऑल ओवर इंडिया ये अपने पैरों पे गए। इनकी फ़िलॉसफी को हम क्या कहते थे? अद्वैता वेदांता फिलॉसफी इनके कहते थे। और इन्होंने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जो है बनाई हैं, और ये बनाई है इन्होंने, डेट इज़ इन द जोशीमठ। जोशीमठ जो है ये आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में नॉर्थ में। द्वारका जो है आपका गुजरात में, गुजरात वेस्ट में आ गया। और पुरी की बात करें, जगन्नाथपुरी डेट इज़ इन द उड़ीसा, ईस्ट में आ गया। श्रृंगेरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटक में, साउथ में देखने को मिलेगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, उत्तराखंड वाला, और ये द्वारका हो गया गुजरात, पुरी उड़ीसा, एंड रामेश्वरम तमिलनाडु साउथ वाला पार्ट हो गया, कर्नाटक के बाद श्रृंगेरी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से इक्वल इंपॉर्टेंस टू डेट इज कॉल्ड ज्ञान, कर्मा और भक्ति। ज्ञान, कर्मा और भक्ति के लिए आपको इक्वल इंपॉर्टेंस दी है और मुक्ति के साधन बताया गया है। इनको किसने बताया था? किस में बताया गया है? भगवत गीता के अंतर्गत ये बताया गया है। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गीता के अंतर्गत बताया गया है। लॉर्ड कृष्णा इसको प्रेडिक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज द राइट वन। बैक्टीरिया
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा इनमें से कौन सी चीज़ खत्म नहीं होती। काऊ डंग, गाय का गोबर खत्म हो जाता है, लीफ पत्ते खत्म होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स को भी खत्म कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स को खत्म नहीं कर पाते। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसको हम दोबारा से नहीं बना सकते और जो है इनको तोड़ नहीं सकते। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट वन। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं और उनके कुछ स्टेट्स हैं, लगाना है, टिक लगाना है आपको। तो बांदीपुर जो है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। मेलघाट जो है ये है आपका महाराष्ट्र में, और बक्सा जो है आपका है वेस्ट बंगाल में, और पकुई ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 2413 आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 2413 इज़ द राइट वन। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कुछ स्टेट्स हैं, आपको बताना है कि कहाँ पे किस चीज़ के लिए क्या चीज़ जुड़ेगी। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जी सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। दिहांग ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में, ये बनेगा तीसरा। नॉकरेक जो है आपका है मेघालय में, हियर इज़ द मेघालय। 5 कोल्ड डेजर्ट्स जो है वो है आपका डेट इज़ इन द हिमाचल प्रदेश, ये बनेगा 1 ऑप्शन। तो 4351 कहाँ पे है ये, तो ये बनेगा डी ऑप्शन, 4351 इज़ द करेक्ट वन। प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट देखते हैं। इट वॉज लॉन्च इन 91-92, ये सही कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। लॉन्च इन 91-92 ये बिल्कुल सही है। इट एड्रेसेस द इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल मानव पशु के जो मुद्दे होते हैं उनको संबोधित करता है। द वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एलिफेंट इज टेकन केयर ऑफ, ओनली वर्ड आ गया पहले तो ये गलत हो जाता है, ओनली वाइल्ड लाइफ ना करके ये किस चीज़ को एड्रेस करता है, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को, जो आप डोमेस्टिकेट करते हैं, जिनको आप पालते हैं। क्लियर, उनके वेलफेयर के लिए बात करता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बिल्कुल सही है जी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इनमें से एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है आपके रिलेट नहीं करती, नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो देखते हैं क्लाइमेट चेंज की जो एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, इसको बनाया किसने था, दैट इज मिलुतिन मिलानकोविक ने जो है इसको बताया था। और इसमें जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट जो है, और आपका जो है जो आई मीन टू से इक्विनॉक्स का प्रिसेशन, विषुव की पूर्वता, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें से, लेकिन बताई कौन सी नहीं गई, ये सोलर इरेडियंस नहीं बताएगा, सौर विकिरण नहीं बताएगा, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज़ द करेक्ट वन। सोलर इरेडियंस नहीं बताएगा, और ये होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर पावर यूजली एक्सप्रेस्ड इन द वॉट पर स्क्वायर मीटर। क्लियर, ये इंटेंसिटी ऑफ द सोलर पावर होती है, कितनी इंटेंस है वो। अगला देखिए जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड है, ये बिल्कुल सही है। डेजर्ट कैट जो है आपकी ये क्या है, ये इंडेंजर्ड है, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, ये गलत है। ये लीस्ट कंसर्न वाली आती है, इसको हम कंसर्न कम देंगे, लीस्ट कंसर्न है। हुलॉक गिबॉन इंडेंजर्ड है, ये सही है। और उसके बाद है एशियाटिक वाइल्ड डॉग थ्रेटेंड है, ये भी गलत है, ये आपका इंडेंजर्ड में आता है। तो डैट मीन्स बी और डी दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कौन सी लिस्ट में लिखे गए हैं, रेड लिस्ट में दिए गए हैं। रेड लिस्ट हमें थ्रेटन स्पीशीज़ के बारे में बात करता है, और ये किसकी लिस्ट है, IUCN की लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बुक है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नॉट करेक्ट हैं, बाकी ए और सी जो हैं सही हैं। कौन सी कंट्री ने पहला ग्रीन आर्मी बनाई थी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, ग्रीन आर्मी, तो ये बनाई थी किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ग्रीन आर्मी जो है 6 महीने का एक प्रोग्राम है, 17 से 24 साल का जो यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, और उनको ट्रेन किया जाता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे आपकी नेटिव वेजिटेशन को रिस्टोर करना, हेरिटेज को रिस्टोर करना, एनिमल हैबिटेट को बचाना, और प्रॉपर तरीके से जो वेटलैंड्स हैं उनको आपने स्टोर करके रखना है। और ये ग्रीन आर्मी प्रोजेक्ट जो है आपका 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन इसमें से टेस्टोस्टेरोन है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर लेके आता है। एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें लाइपेज है, ये बिल्कुल सही है और ये आपका फैट को डाइजेस्ट करवाता है। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेकिथिन है, ये बनेगा तीसरा। फॉस्फोरस और लिपिड होते हैं। पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉलीथीन है, ये बनेगा 4। 2134 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 2134 इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट। देखिए फैट क्या करता है, इंसुलेट करके रखता है, आपकी बॉडी को गर्म करके रखता है। दूसरी बात ये है आपकी बॉडी हीट नहीं जाने देता और जो है हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है और ऑब्वियसली बात है एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज़ बैरियर अगेंस्ट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये हमें हीट नहीं देने देता शरीर को, शरीर में गर्मी की कमी को जो है ये इसके अगेंस्ट जो है काम करता है और गर्मी बाहर नहीं जाने देता। आंसर इज 1 ऑप्शन। एपिडर्मिस जो होती है ऊपर वाली लेयर होती है, डर्मिस स्किन वाली लेयर होती है, स्वेट ग्लैंड्स जहाँ पे होती हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ। सबक्यूटेनियस उसके नीचे होती है जिसमें आपका टिश्यू जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जो है कितना पानी देखने को आपको मिलता है, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत देखने को मिलता है आपका 70% वाटर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि रेंज जो है 60 to 70% की होती है। क्लियर। और एवरेज अडल्ट के पास जो है 55% के जो है 55% के आसपास जो है आपका वाटर होता है, लेकिन बच्चों में इन्फेंट्स में 75 to 78% तक चला जाता है और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है, 65 to 70% तक देखने को मिलता है। एवरेज की बात करें तो 55 होता है, अदरवाइज हम 60 to 70 लेके चलते हैं। आंसर इसमें हम ए ही कंसिडर करेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 60 to 70 बोला था मैंने, तो ये आपके वाटर की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, अप टू 70% को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल, जिसके ऊपर जो हैं आपके दांत हैं, टूथ जो है आपकी वेल है इनमें से, तो वो है आपकी स्पर्म वेल। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। स्पर्म वेल को हम और क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड साइटर मैक्रोसेफेलस, इसको इस नाम से बुलाया जाता है। ये टूथ वेल देखने को आपको मिलती है और जो स्पर्म का मास होता है वो रेंज करता है आपका 35 to 45 टन के बीच में। क्लियर। आंसर इस सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, स्पर्म वेल। इनमें से आपको बताना है जो आपके मोटर कार्स आ रही हैं इसके नए फीचर्स कौन से हैं जिसके कारण फ्यूल एफिशिएंट होता है, यानी कि आपका ज़्यादा तेल नहीं खाया जाता। रेडियल टायर्स होते हैं इसके, बिल्कुल सही है, रेडियल टायर होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये नहीं होता। इसमें सिर्फ ये होता है कि रेडियल टायर होते हैं और प्रॉपर तरीके से जो आपकी कंजम्पशन के लिए रेजिस्टेंस को ये कम कर देते हैं, और स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन बिल्कुल सही है, आपकी जो है अलग अलग जगह से फ्यूल को यूज़ किया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट बिल्कुल सही है। आपका जो चीज़ है एग्जॉस्ट से क्या होता है, कार इंजन से जो है कार इंजन की जो एनर्जी है उसको सेव रखेगा, हीट नहीं होने देगा, एफिशिएंसी को वो बढ़ाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन क्या बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। पर्ल यानी कि मोती के जो हैं प्रमुख घटक कौन से हैं इनमें से, तो देखिए जी कौन से हैं। तो इसमें से आर्गोनाइट एंड डेट इज कॉल्ड कॉन्चियोलिन दोनों आपको देखने को मिलते हैं। आर्जिन जो है आपका डेट इज कॉल्ड आर्जोनाइट, मतलब आर्गोनाइट जो है आपका, आर्गोनाइट ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर। 85%। और इसमें 10% के ऊपर आपका जो है ये कॉन्चियोलिन देखने को मिलता है और 2 to 4% जो है आपका वाटर देखने को आपको मिलता है इनमें से। क्लियर। और ये कॉन्चियोलिन जो है ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो आंसर इसमें बी इज द राइट वन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। केमिकल कॉम्पोजिशन देख लीजिए, ये देखने को आपको मिलती है आर्जोनाइट और जो है आपका कॉन्चियोलिन। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये थियरीज के ऊपर है, किसने कौन सी थियरी दी थी आपको। तो यहाँ पे देखिए जी, अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं तो इन्होंने डायनामाइट डिस्कवर करके दिया था हमें, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन करवा दिया था इन्होंने, और पेनिसिलिन नोटेटम फंगस से ढूंढा गया था। डार्विन की बात करते हैं तो इन्होंने एवोल्यूशन की थियरीज दी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम को बनाया था। फोर्थ ऑप्शन 2314 इज द राइट वन, 2314 इज द करेक्ट वन।
सोलर सेल के अंदर जो है आपका कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? सोलर सेल के अंतर्गत एलिमेंट यूज़ किया जाता है आपका सिलिकॉन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है और मेजॉरिटी जो है हम 90% जो है सोलर सेल में सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं। आंसर इज वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सिलिकॉन। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, जो लेंस की पावर होती है वो हम मेजर करते हैं किसमें? डायोप्टर में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होती है। वॉट जो होती है ये आपकी पावर की यूनिट होती है, एम्पियर आपकी करंट की यूनिट होती है, और वोल्ट जो होती है ये वोल्ट मीटर जो है आपकी वोल्टेज की डेट इज आपका पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी यूनिट होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डायोप्टर इज द करेक्ट वन। इफ देयर वर नो फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है कि कोशिक तत्व, मतलब एक पानी को किसी एक पाइप के थ्रू अगर लेके जा रहे हैं, किसी एक माध्यम के थ्रू लेके जा रहे हैं, उसका होता है कैपिलरी। तो इसमें से अगर वो कहता है कि ये कैपिलरी वाली चीज़ नहीं होती तो क्या चीज़ इनमें से करेक्ट होती? तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है ये पूछ रहा है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज़ ए कैरोसिन लैम्प, बिल्कुल सही है। कैरोसिन ऑब्वियसली बात है एक पाइप के रास्ते से जाता है, गलत हो गया ये पॉइंट, मतलब ये सही पॉइंट है, ये डिफिकल्ट होता। वन शुड नॉट बी एबल टू यूज़ ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट, अरे कैसे? अरे नॉर्मल पी लो, यूज़ थोड़ा है कि हमने स्ट्रॉ से ही पीना है, नॉर्मल पी लो, गलत हो गया। ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, बिल्कुल सही है। ब्लॉटिंग पेपर का काम क्या होता है कि वो जो है आपकी कोशिकाओं से, कोशिका नली द्वारा जो है पानी जाता है तो वो फंक्शन ना करता। बिग ट्रीज वुड डेट वी सी अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट ग्रोन ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही। ये अगर ट्रीज़ की बात करें तो उसमें ऑस्मोसिस चलता है, उसमें पे जो पानी होता है वो बिल्कुल रास्ते से बना के जाता है, तो ये भी आपका फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। तो मतलब पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्लियर, बी इज द करेक्ट वन। कोंकण रेलवे जो है कनेक्ट किसको करता है? कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे कनेक्ट करता है रोहा टू मैंगलोर। रोहा जो है एक स्टेशन है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मैंगलोर ऑब्वियसली बात आपका कर्नाटक में बन गया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ पे देखिए जी, ये है आपका कोंकण रेलवेज का पार्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रेंज जो है आपकी केरला में टच नहीं करती, बट ये एक ईजी वे पाथवे है आपका केरल टू महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका यह है कोंकण रेलवे यहाँ तक क्रॉस करती है। ये देखिए जी रोहा, ठीक है, रोहा टू डेट इज़ द ये कर्नाटक के पास मैंगलोर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सबसे एंशिएंट इंडस्ट्री की बात चल रही है कि इंडिया में एंशिएंट इंडस्ट्री कौन सी थी? तो इसमें सबसे ज़्यादा एंशिएंट इंडस्ट्री आपकी कॉटन की। आपको पता है कि कॉटन उगाने वाले हमारे इंडिया वाले लोग ही थे, इंडिया वाले लोग थे, और इंडिया वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा जो कॉटन उगाई है वो कहाँ पे कॉटन उगाई है आपको पता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में उगाई गई थी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। आपको लोकेशंस बताना है, लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है कहाँ कहाँ पे है ये फील्ड्स। कोल जो है आपको कहाँ पे मिलता है? कर्णपुरा में। कर्णपुरा जो है ये कहाँ पे है? झारखंड में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तो ये बनेगा सेकंड ऑप्शन। गोल्ड जो है आपकी गोल्ड माइंस हैं, डेट इज कॉल्ड हुट्टी। हुट्टी कहाँ पे है? डेट इज इन द कर्नाटक, और कोलार माइंस भी है वहाँ पे, ये बनेगा तीसरा। माइका जो है आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। मैंगनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डेट इज कॉल्ड बांद्रा जो है माइंस, महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलती हैं, तो ये बनेगा 1 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी इज द राइट वन, 2 3 4 1 इज द करेक्ट वन। ये कुछ बोर्ड्स हैं और कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, आपको टिक करना है और आपको बताना है कि कहाँ पे है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपका कहाँ पे? बेंगलुरु में है, 1। रबर बोर्ड जो है आपका कहाँ पे है? डेट इज कॉल्ड इन द कोट्टयम, ये बनेगा 3rd, क्योंकि रबर जो है आपकी केरल में देखने को मिलती है। टी रबड़ की बात करते हैं, सॉरी टी बोर्ड की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में, 4। टोबैको बोर्ड जो है गुंटूर, आंध्र प्रदेश, 2। 1 3 4 2 बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, 1 3 4 2 इज द करेक्ट वन। इनमें से फाइबर क्रॉप बतानी है कौन सी है? रेशेदार फसल इनमें से कौन सी है? रेशेदार फसल, तो देखिए जी यहाँ पे जो रेशेदार फसल दिखती है कॉटन है, जूट है और सन हेम्प है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये सन हेम्प जो है सबसे ओल्डेस्ट
फाइबर स्पीशीज़ है, 600 बीसीज में उगाते थे हम ये। और कॉटन को उगाने के लिए आपको रेगूर सॉइल की ज़रूरत होती है। जूट आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मिलता है और जूट की प्रोडक्शन के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन देखने को मिला था। और कॉटन की अगर मैं बात करता हूँ, कॉटन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, और देन उसके बाद आपका गुजरात वाला पार्ट देखने को मिलता है। और जूट मैंने आपको बता ही दिया था, डेट इज़ द वेस्ट बंगाल। आंसर इसमें सी इज़ द राइट वन। आपको बताना है इनमें चंबल रिवर के ऊपर जो है कौन सा वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है। यहाँ पे वाटर रिजर्वायर जो देखने को मिलता है राणा प्रताप सागर डैम देखने को मिलता है, राणा प्रताप। अगर आप बात करते हैं महाराणा प्रताप की, तो वो है आपका पौंग डैम जो आपको देखने को मिलता है ब्यास रिवर के ऊपर। रिहांद, डेट इज ऑन द रिहांद रिवर, विंध्यास एंड नागार्जुना, नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा। तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, राणा प्रताप सागर इज द करेक्ट आंसर। रावत भाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रावत भाटा जो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है फॉर द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहले तो लेटराइट सॉइल के लिए बात कर देता हूँ। लेटराइट सॉइल के अंदर जो है आपकी टिपिकल मानसून कंडीशन चाहिए, जिसमें आपका हाई टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, हैवी रेनफॉल की बात चाहिए, आपको हैवी रेन चाहिए, और आपका वेट और ड्राई सीजन आपको देखने को दोनों को मिलता है। क्लियर। और इसके अंदर जो लेटराइट सॉइल के अंदर जो है लीचिंग की चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत जो है आपका पानी जो है मिट्टी के अंदर जो है नीचे की तरफ चला जाता है। क्लियर। जिसके अंतर्गत जो है आपका जो है सिलिकॉन का मटेरियल हो गया, क्लियर, लाइम का मटेरियल होगा, वो नीचे तक चला जाता है। और इसमें अगर पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ आयरन रह जाएंगे, एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है नीचे रह जाएगा। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और ये इंडिया में बहुत जगह के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट की तरफ बात करूँ, ईस्टर्न घाट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में देखने को आपको मिलती है। लेकिन लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? मालाबार कोस्ट, डेट इज ऑन द केरल वाला पार्ट। क्लियर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्या बनेगा। सो दे आर द सॉइल्स ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन की है, उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हाईली लीच्ड सॉइल, बिल्कुल पानी नीचे चला जाता है। फर्टिलिटी कम होती है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था इवेपोरेशन होकर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वगैरह रह जाते हैं। दे आर रिच इन लाइम, ये गलत है, लाइम के अंदर रिच नहीं होते। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। यहाँ पे पढ़ लीजिए, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल विद वेट एंड ड्राई सीजन, सिलिका इज लीस्ट ड्यू टू द हाई रेनफॉल, और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, येलोइश कलर के होते हैं, हार्ड हो जाते हैं जब एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर में, बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर लिया जाता है। दीज आर लेटराइट सॉइल। यहाँ पे अब कुछ ट्राइब्स हैं और कुछ लोकेशंस हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अंगामीज की बात करते हैं तो ये नागालैंड में है, बिल्कुल सही है। बिरहोर की बात करते हैं झारखंड में, बिल्कुल सही। और खास की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। खास जो देखने को मिलती है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में देखने को आपको मिलती है। और तोदास जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, सही है। तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है? खास इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन, सी ऑप्शन। अब इनको आपको रिलीफ फीचर्स को लगाना है और जो है आपको सीक्वेंस में लगाना है, कहाँ पे क्या बनेगा। अगर हम महादेव रेंज की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा वेस्ट टू ईस्ट लगाना है पहली बात तो ये देखो, पश्चिम से उत्तर भारत की तरफ। महादेव हिल्स की बात करते हैं तो महादेव हिल्स जो है आपकी ये देखने को मिलती है मेनली इन द सतपुड़ा रेंज। क्लियर। और उसके बाद मैकाल रेंज की बात करें, ये भी सतपुड़ा रेंज की तरफ देखने को मिलती है, लेकिन पहले जो आती है वो आती है आपकी ये वाली, ठीक है, सबसे वेस्ट वाली ये है और दूसरे नंबर पे वेस्ट वाली ये है। क्लियर। फिर है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आपको पता है झारखंड और थोड़े बहुत एरिया जैसे कि आपका छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में देखने को मिलता है। और खासी हिल्स आपको देखने को मिलती है मेघालय में। तो इट मीन्स ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तो आपको पता लग गया कौन सा हो गया, खासी हिल्स। क्लियर। और वेस्टर्न मोस्ट आपको पता लग गया महादेव हिल्स, यानी कि पहला और चौथा। तो यानी कि ऑप्शन इसमें बनेगा या इसमें बनेगा। तो इसमें सेकंड नंबर पे क्या आएगा? मैकाल रेंज बनेगा, ये बनेगा 2, देन उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू ये। तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन इज द राइट वन, 1 ऑप्शन। हिमालयस जो हैं आपकी पैरेलल फोल्ड रेंजेस हैं, ये ओल्डेस्ट रेंज बतानी है आपको कौन सी है इनमें से, सबसे ओल्डेस्ट रेंज। क्लियर। हिमालयस की जो है आपकी जैसे शिवालिक रेंज है, लेसर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस हैं, और जो है आपकी ट्रांस हिमालयस देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। बहुत सारी रेंजेस हैं। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो आपके ग्रेटेस्ट हिमालयन रेंज है, जो आपको बना था ओलिगोसीन टाइम के टाइम पे।
ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में देखने को मिला था OPSC, दैट इज़ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ओलिगोसिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉरी ओलिगोसिन टाइम पे आपको ग्रेट हिमालयन रेंज देखने को मिली थी आज से 25 से 40 मिलियन पहले, 40 मिलियन ईयर पहले। फिर उसके बाद आपके मिडल हिमालयाज आए थे, ओलिगोसिन के बाद मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज ये क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। मायोसिन जो है मायोसिन एज में देखने को मिला था आज से 14 मिलियन साल पहले। और तीसरे नंबर पे आपके देखने को मिलते हैं शिवालिक रेंज। क्लियर, शिवालिक रेंज जो देखने को मिली थी दैट इज इन द प्लायोसिन, प्लायोसिन एज के टाइम पे। और प्लायोसिन एज जो है आपकी 5 से 1.7 मिलियन ईयर पहले जो है आपको देखने को मिली प्लायोसिन। तो इसका आंसर सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन सा बन गया, दैट इज द ग्रेट हिमालयन रेंज इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, द ग्रेट हिमालयन रेंज। क्लियर, सी इज द करेक्ट वन। सो गाइज ये थे क्वेश्चन आपके, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक नंबर आपके बड़े होंगे, अगर नंबर इंक्रीज नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां यहीं पे करनी है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और बाकी आप पढ़ते रहिए और देखें गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको देखा होगा, लिखो अपनी एक्सप्लेनेशन कहाँ पे गलतियां हैं और आप मुझे बताएं इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके। बाकी जो अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कोर्स की वैलिडिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और studiiq.com और हमारी ऐप के ऊपर। और अगर आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। GS कोर्स हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो इसमें हमने समझा है। अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से ले सकते हैं, 10th जो है हमारे हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। बाकी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको मार्क्स कितने हैं वो आपको मुझे बताना है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके। क्लियर, ताकि आपको मेरे को पता लगे कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।